हेलो दोस्तों। तो आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल एक्सप्लेन पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और नई बेहतरीन सीरीज जिसका नाम है बिजनेस लॉ। ये जो सीरीज बनाई जाएगी ये सिर्फ सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए बनाई जा रही है, यानी जितने भी DU/SOL के बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम के फर्स्ट सेम के बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं जिनके एग्जाम दिसंबर में होंगे, तो उनके लिए स्पेशल सीरीज बनाई जा रही है। इस सीरीज के अंदर हम पूरी बिजनेस लॉ की सीरीज को कवर करने वाले हैं, हर एक यूनिट को कवर करने वाले हैं और आप लोगों तक अपने चैनल की प्लेलिस्ट में पहुंचाने वाले हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस लॉ का यूनिट नंबर 1 या कह सकते हो लेसन नंबर 1, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, और इसको स्टार्ट करवाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों से, वो ये है कि अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना। और अगर किसी बच्चे को इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और अगर आपको नोट्स बाय करने हैं इस सब्जेक्ट के, तो उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ऊपर ये रहा, और डिस्क्रिप्शन में यानी कि डिस्क्रिप्शन में कमेंट में वहां पे भी आपको व्हाट्सएप नंबर मेरा मिल जाएगा, तो वहां जाके आप मैसेज कर देना नोट्स के लिए। व्हाट्सएप पे कॉल मत करना, सिर्फ मैसेज करना, मैसेज डालना, आपको विद इन 1-2 मिनट्स में रिप्लाई आ जाएगा कि सर हमको बिजनेस लॉ के नोट्स परचेज करने हैं। बिजनेस लॉ के नोट्स के साथ साथ इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बना रखे हैं। बिजनेस लॉ के जो नोट्स हैं उसका प्राइस है 150 रुपए यानी 150 रुपीज, और जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसका 200 रुपीज प्राइस है, जिसमें पूरी बुक के एग्जाम जो प्रीवियस PYQ थे वो सारे सॉल्व करवा के डाल रखे हैं। उसमें कम से कम आपको 40 से ज्यादा ही क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको बिजनेस लॉ के। ठीक है, और अगर आप दोनों को लेते हो, कंबाइन लेते हो, तो आपको थोड़ा सा नेगोशिएट हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, दोनों साथ में लेते हो, नोट्स और क्वेश्चन आंसर। चलिए ये तो हो गई हमारी काम की बात, अब आपकी काम की बात कर लेते हैं। यानी जिस चीज के लिए हम आए हैं यूनिट 1 को कंप्लीट करवाते हैं, एक टाइम स्लैब डाल देना कि इस टाइम पर ये वीडियो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस लॉ की यूनिट 1, जिस चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 1। पार्ट 1 क्यों? क्योंकि ये बुक बड़ी है तो पार्ट वाइज में वीडियो डालूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे सारे पार्ट वाइज आपको देखनी है। पार्ट्स का प्लेलिस्ट यानी कि पूरी प्लेलिस्ट बिजनेस लॉ की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जितने भी पार्ट आएंगे सारे एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन से आपको हर एक प्लेलिस्ट में पहुंच जाओगे अपने आप ही। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहली गलती जो बुक वालों ने कर रखी है ना, DU/SOL वालों ने सेमेस्टर 1 के बच्चों के साथ जो खिलवाड़ कर रखा है, मैं पहले वो बता देता हूँ। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना 1872 में आया था। अब मेरे पास 2 ऐसी बुक हैं, एक में लिखा है 1872 और दूसरी बुक में लिखा है 1972। आप गूगल करके सर्च कर लेना, जो 1972 लिखा है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो 1872 में आया था। ये बात क्लियर होगी। जिन बच्चों की बुक में अगर आपको कोई PDF भेज रहा है और उसमें आपको 1972 देखने को मिल रहा है, समझ लो कि वहां पर गलती है, रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत है। यानी 1972 कोई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है। समझ आ रही है बात? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ही है, 1872 वाला। समझ में आया? तो कुछ बच्चे मेरे को बोलेंगे कि 1972 हमारी बुक में लिखा है, हमारी PDF में लिखा है। मैं जानता हूं, मैंने भी वो PDF पढ़ी, मेरे पास भी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो 1972 नहीं है, याद रखना 1872 है। उसको ठीक कर लो या फिर PDF को डिलीट मार दो। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ, मैंने गूगल से चेक भी किया था कि दोनों में से करेक्ट कौन सा है, इसलिए आपको बताना जरूरी समझा तो बता दिया, वरना कुछ बच्चे गलत पढ़ के चले जाएंगे और गलत वहां पे लिख आएंगे। अब सुनो, 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये वर्ड जो आया है कॉन्ट्रैक्ट। क्या? कॉन्ट्रैक्ट। ये भैया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है करार। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? करार। इसको ऐसे समझो, करार। कॉन्ट्रैक्ट होता है करार। करार क्या होता है ये समझ नहीं आ रहा हिंदी में, कोई नॉर्मल सिंपल वर्ड में समझाओ ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है वादा। कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का एग्रीमेंट है, वादा है। अगर आप किसी से कुछ वादा कर रहे हो, जैसे मैंने भी एक दिन अपनी वाली से वादा किया था मैंने वादा कि जिंदगी भर साथ रहेंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, है ना। मगर भूल जाओ क्या हुआ एंड में। एट द एंड मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि वो अपने रास्ते है, अब आज मैं अपने रास्ते हूँ, वो भी मेरे लिए अजनबी हो गए पहले की तरह, हम भी उनके लिए अजनबी हो गए। ठीक है,
अब मैं भी किनको बता रहा हूँ जिनके पास है ही नहीं। सोचो, अच्छा सोचो, मजाक कर रहा हूँ, मजाक से हटके इसका मतलब होता है वादा। जैसे आप किसी को कोई वादा करो और वो वादा अगर आप पूरा ना कर पाओ तो उसके लिए आपको पनिश किया जाएगा, सजा मिलेगी, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको अगर हम गवर्नमेंट की भाषा में समझे या बिजनेस लॉ की भाषा में समझे तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वर्ड एक लीगल फ्रेमवर्क है। क्या है? एक लीगल फ्रेमवर्क होता है जिसमें एक पार्टी, दो पार्टी दोनों मिलके, जैसे ये सोनू है, ये बबीता है, सोनू और बबीता मिलके दोनों में दोनों क्या करते हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि कस्में खाते हैं, मैं आपके साथ रहूंगी, ये सोनू बोलता है बबीता मैं आपके साथ रहूंगा, दोनों मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एक रिलेशन में आ जाते हैं और बाद में ये दोनों अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लेते हैं तो यानी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। और अगर बाई चांस कोई एक एंड में शादी से मुकर जाता है, मान लो बबीता बोलती है कि अब मेरे को कोई अमीर लड़का मिल गया है और मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, और जो सोनू है वो बेचारा हमारा दुखी हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट जब पूरा ना होता, जब एक पार्टी उसको डिस्चार्ज कर देती है, डिस ब्रेक कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक भी होते हैं, ठीक है, वादे टूटते भी हैं और वादे करे ही इसलिए जाते हैं ताकि उनको तोड़ा जा सके। समझ में आया? चलो बिजनेस लॉ की भाषा में समझते हैं थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो कह रहा है कि आईसीए यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज ए फंडामेंटल लीगल फ्रेमवर्क। ये एक फंडामेंटल लीगल फ्रेमवर्क है, यानी एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट रन करवा रही है, ठीक है। कह रहा है दैट गवर्न्स ऑल कमर्शियल एंड बिजनेस एग्रीमेंट इन इंडिया। जितने भी कमर्शियल और बिजनेस से रिलेटेड एग्रीमेंट होते हैं ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, जितने भी बिजनेस से और कमर्शियल से रिलेटेड एग्रीमेंट होते हैं ना इंडिया के अंदर, वो सारे के सारे गवर्नमेंट रन करवाती है। ये एक लीगल फ्रेमवर्क होते हैं। क्या होते हैं? लीगल फ्रेमवर्क, और गवर्नमेंट इन्हें रन करवाती है कॉन्ट्रैक्ट्स को, ठीक है। फिर लिखा है इट डिटरमाइन हाउ एग्रीमेंट आर मेड। हम ये समझेंगे इस चैप्टर के अंदर कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिटरमाइन किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनते कैसे हैं, वादे बनाए कैसे जाते हैं। वादे तो बनते नहीं है भाई, कर दिए जाते हैं यार, पर्सनल हो जाते हैं चीजें। सुनो, कह रहा व्हेन दे बिकम लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये लीगल बाइंडिंग्स में कब आ जाते हैं, यानी लीगली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कौन से होते हैं और वो लीगल कब बन जाते हैं, वो समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर लिखा है एंड व्हाट हैपेंस इफ वन पार्टी ब्रेक द प्रोमिसेस। अगर किसी एक पार्टी ने या अगर आपकी वाली ने प्रॉमिस ब्रेक कर दिया, क्या होगा भाई उसका? कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया तो बिजनेस में बिजनेस का क्या होगा या दूसरे पार्टनर पे क्या फर्क पड़ेगा उसका, वो हम इस चैप्टर के अंदर आज पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? आज हम बेसिकली पढ़ने के वाले हैं, हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये होता क्या है, कैसे लीगल बनाया जाता है, अगर ये टूट जाता है तो क्या होता है, इसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, वो सब पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? चलिए आगे हम पढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। कह रहा है एक्ट प्रोवाइड ए क्लियर डेफिनेशन ऑफ वैलिड लीगल रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर पार्टीज। भाई सुनो, कह रहा है कि एक वैलिड लीगल रिलेशनशिप, यानी एक वैलिड होना चाहिए, वैलिड मतलब वैध होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर पार्टीज, यानी कि आपकी और आपकी वाली के बीच में या कोई तीसरे के बीच में भी अगर एक रिलेशनशिप, एक अच्छा बॉन्ड है और आप लोगों ने कर दिया प्रोमिसेस एक दूसरे से, तो वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। और इन द वर्ड ऑफ बिजनेस लॉ की भाषा में इसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे वैलिड लीगल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पार्टीज, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? समझने के लिए एग्जांपल से समझो, एक पार्टी है ए और एक पार्टी है बी। ए ने कहा भाई मैं तुझे अपनी एक कार बेचूंगा 20,000 रुपए की, बी को, ठीक है, और बी ने बोला ठीक है अगर आप मुझे 20,000 की कार बेचोगे तो मैं आपको 20,000 रुपए दे दूंगा उसके बदले में। तो यानी इसने क्या वादा किया? इसने वादा किया बी को मैं आपको अपनी कार बेचूंगा, इसने वादा किया मैं आपको उसके पैसे दे दूंगा, यानी दोनों के बीच में एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट को एक एग्रीमेंट, या कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अभी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा कि दोनों में फर्क क्या होता है, ठीक है। अभी आप इतना समझो कि जब एक लीगल रिलेशनशिप बन जाता है, दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं या प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से, वो कहलाता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने का एक पर्पस होना चाहिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया जाता है, उसका पर्पस क्या है ना। किसी भी चीज का एक पर्पस होता है,
मैंने आपसे वादा किया है, उसका पर्पस क्या है? क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी पर्पस है ना? या फिर आप किसी से वादा करते हो या मैं अपनी किसी से वादा करता हूँ, है ना? पर्पस क्या है? आगे हम क्या करेंगे? मेड फॉर ईच अदर बनेंगे। पर्पस है ना भाई, पर्पस होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या होता है? पहला देखो, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से सेल ऑफ गुड्स। अगर किसी एम्प्लॉयमेंट को या किसी एम्प्लॉय को हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट किस लिए हो सकता है? सिंपल है, सेल ऑफ गुड्स का। जैसे ए ने बी को वादा किया कि मैं अपने गुड्स को सेल करूंगा तुझे, तू मुझे पैसे देगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दूसरा कह रहा है सर्विस डिलीवरी। अगर मैं किसी को कोई सर्विस दे रहा हूं तो उसके मुझे क्या मिलने चाहिए? पैसे। देखो मैंने सर्विस दी, ए ने बी को सर्विस दी, तो ये क्या था? मेरी तरफ से मेरा प्रॉमिस पूरा हो गया। उसका प्रॉमिस क्या होना चाहिए? कि वो मुझे उस सर्विस का पे करेगा, तो उसकी तरफ से प्रॉमिस पूरा हो गया। यानी सर्विस डिलीवरी भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरीके का, ठीक है। फिर लिखा स्मॉल एंड लार्ज स्केल बिजनेस मर्जर। जब छोटा बिजनेस और जब बहुत बड़ा बिजनेस, मैंने क्या बोला? एक छोटा बिजनेस और एक बहुत बड़ा बिजनेस, जब दोनों आपस में मर्ज कर जाते हैं, ऐसे 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 चिपक जाते हैं, तो उसको बोला जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं। दोनों के दोनों क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हैं। समझ में आया? समझ में आया? सुनो आगे लिखा है मीनिंग। अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग, यहाँ पे लिखा ऑब्लिगेशंस बिटवीन टू पार्टीज। देखो ऑब्लिगेशन वर्ड को समझो क्या होता है। ऑब्लिगेशन मतलब होता है कुछ करने का वादा। मैंने भी किया था भाई, मैंने भी वादा किया था, मैं कानों के झुमके लेके आऊंगा, मैं लेके भी गया था, मगर क्या करें, अब झुमके तो दे दिए मगर अब वो नहीं है जिसको झुमके दिए थे। ठीक है, ये बात की बात है। चलो तुमने दिए हैं कभी किसी को? सुनो, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जब आपने किसी को कुछ देने का या कुछ करने का वादा कर दिया, कुछ ठान लिया कि मैं आपके लिए करूंगा। समझ रहे हो? जब आपने कुछ ठान लिया कि आप किसी के लिए कुछ करोगे, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन ना ब्रेक भी हो जाती है काफी बार। ऑब्लिगेशन आपने जो वादा किया है वो टूट जाता है, देखा है ना? एट द एंड टूट जाता है ना वादा, है ना? तो देखो टूट जब जाता है ना ऑब्लिगेशन, वहां पर ब्रेक हो जाती है, यानी कि जो ऑब्लिगेशन करी गई है वो टूट गई है। तो देखो क्या लिखा है, एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन टू पार्टीज, यानी दो पार्टी के बीच में जब कुछ करने का वादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक है ए, एक है बी। ए ने कहा मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। बी ने कहा ओ हाउ सो स्वीट, आप मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाओगे बाबू, मेरे लिए चांद तारे लाओगे। तो बाबू को बोला सोना ने कि आप अगर मेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आए ना तो आपको एक हग मेरी तरफ से पक्का। यानी कि दोनों ने कुछ देने का वादा किया है, एक ने चांद तारे और एक ने हग। चांद तारे वाला इंसान चांद तारे तोड़ के कैसे लेके आएगा बाबू सोना के लिए? तो बाबू सोना से हक तो मिलने से रहा। यानी कि यहाँ पर ऑब्लिगेशन ऐसी रखी गई जो पूरी नहीं हो पाएगी, ऑब्लिगेशन ब्रेक होगी हमेशा। तो ऑब्लिगेशन जो है ये इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों? दो पार्टीज के बीच में बिजनेस में जब ऑब्लिगेशन होती है कुछ करने का वादा, जैसे एक ने बोला मैं आपको ये सेल करूंगा, दूसरे ने बोला मैं आपको इसके पे कर दूंगा, तो ये क्या ऑब्लिगेशन, कुछ करने का वादा। तो वो होता है ऑब्लिगेशन जब दो पार्टीज के बीच में होती है। अब इसको छोटा सा डेफिनेशन की तरह समझते हैं, एक छोटा सा टर्म है, देखो ट्विस्ट सा है। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। इसको क्यों बोला? देखो एग्रीमेंट क्या है? दो पार्टीज का वादा। इसमें क्या होता है, एक पार्टी तो ऑफर कर रही है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही है। और एग्रीमेंट क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। यानी मैंने किसी को कुछ ऑफर किया, मैंने जैसे आपको मार्कर देने का वादा किया, मैंने आपको मार्कर दिया और आपने मुझे एक्सेप्टेंस दिया, यानी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। यानी एक्सेप्टेंस और ऑफर जब दोनों मिलते हैं ना एक जगह पे, तब उस जगह कहलाया जाता है ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू सर फ्रेडरिक, यहाँ पे लिखा है फ्रेडरिक पोलक। देखो फ्रेडरिक पोलक जो है एक प्रोफेशनल क्या है, जर्नलिज्म कह सकते हो या फिर कह सकते हो एक बड़े ऑथर है जिन्होंने बुक्स लिखी हैं काफी, ठीक है, बिजनेस लॉज बनाए हैं काफी। तो उन्होंने एक लॉ की डेफिनेशन दी थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखना। सर फ्रेडरिक ने क्या बोला था समझते हैं। पहले लिखा था इन्होंने बोला एवरी एग्रीमेंट एंड प्रोमिसेस इनफोर्सेबल एट लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अब समझो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सुनो इन्होंने क्या बोला कि सारे एग्रीमेंट और सारे प्रोमिसेस, यानी जितने भी आप एग्रीमेंट करते हो, करार, करार यानी
वादा एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है, अगर नॉर्मल शब्दों में बोलोगे। कॉन्ट्रैक्ट यानी जितने भी एग्रीमेंट आप कर रहे हो, जितने भी प्रोमिसेस आप कर रहे हो, यानी वादे आप कर रहे हो, इनफोर्सेबल एट लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो लॉ की नजरों में, लॉ ने, कानून ने, सरकार ने उस पर ऐसे सील लगा दी, जैसे मैंने वादा किया कि इस पंखे को मैं आपको 10,000 में बेच दूंगा और मैं इस एग्रीमेंट को एक पेज पे लिख के सरकार के पास लेके जाऊं और सरकार उस पर सील लगा दे, तब ये कहलाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम अब शुरू होती है जब सरकार ने सील लगा दी ना, एग्रीमेंट क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्यों? क्योंकि एक सील लग गई इसकी। ये वर्ड दिमाग में याद रखना। एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट कब बनते हैं? 1 मिनट, पानी की टंकी भर गई थी, थोड़ा सा होता है, सुनो, घर ही तो है भाई, सुनो। हाँ, मैंने क्या बोला? एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट कब बनते हैं याद रखना। एग्रीमेंट जो होते हैं उसके ऊपर जब एक कॉमन सील लग जाती है ना, एक मोहर लग जाती है ना गवर्नमेंट की, जहां पर गवर्नमेंट इन्फोर्स हो जाए, गवर्नमेंट का रोल आ जाए, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट को कोई नहीं तोड़ सकता भाई। अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, तो फिर गवर्नमेंट आपको पनिश कर सकती है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट से साइन करवा दिए हैं। नॉर्मल वर्बली एग्रीमेंट रखोगे तो दिक्कत नहीं है, मगर अगर आपने कोई ऐसा वादा कर दिया, जैसे मैंने उससे बोल दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैंने किसी ए पर्सन ने बी पर्सन से बोल दिया मैं तुमसे शादी करूंगा, और मैंने गवर्नमेंट की सील लगा दी, और बाद में मैंने देखा कि वो मोमो खा खा के ना मोटी हो गई है, इतनी मोटी हो गई है कि गोल मटोल हो गई है। अब मैं देख रहा हूँ, मैं शर्मा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ अपने दोस्तों को कैसे दिखाऊंगा कि मेरी वाली कितनी सुंदर है। मैं देख रहा हूँ यार वो क्यूट नहीं लग रही बिल्कुल भी, है ना, फूल गई है, गोलगप्पा हो गई, और मेरा मन नहीं कर रहा शादी करने का। तो गवर्नमेंट मुझे जेल में डाल देगी, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा दिया गवर्नमेंट से कि भाई मैं तुमसे शादी करूंगा बोल के। समझ में आया? मगर ये बात की बात है, तो बोलने की बात है, मगर जो मोमो खाने वाली होती है बहुत क्यूट होती है, गोलू मोलू भी होती है, क्यूट लगती है वो लड़कियां, ठीक है, खाया करो भाई। सुनो, यहाँ पे लिखा है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो एग्रीमेंट है, अगर कोई एग्रीमेंट या कोई प्रॉमिस जो है इनफोर्सेबल है, इनफोर्सेबल यानी जब सरकार, इनफोर्सेबल का मतलब बता रहा हूं, जब गवर्नमेंट किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पे अपनी साइन कर दे, मोहर लगा दे लॉ के द्वारा, एट लॉ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्समेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक एग्रीमेंट यानी एक वादा, और उसके ऊपर गवर्नमेंट के साइन हो जाएं, यानी लीगल इन्फोर्समेंट भी उसमें शामिल हो जाएं, तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको दोनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा। अब डिफरेंस समझो, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा डिफरेंस। देखो एग्रीमेंट क्या होता है समझो, ये है ए और ये है बी, ये दोनों ना भाई बहन है। ये दोनों क्या है? एक भाई है एक बहन है। बहन ने कहा किससे? भाई से, कि भाई आज ना मुझे कुछ मोमोज खाने का मन है, तो शाम को आते टाइम मेरे लिए मोमोज ले आओगे क्या? तो भाई ने बोला ठीक है, मैं तेरे लिए मोमोज ले आऊंगा। इस दोनों के बीच में जो वादा हुआ है मोमोज लाने का, बहन को भाई ने वादा किया ना कि मैं मोमोज लेके आऊंगा, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट। दिस इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। अब मेरी बात समझो, कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो समझो। ये है ए, ये है बी, ये है बहन, ये है भाई, ठीक। बहन ने बोला भाई से कि भाई आज ना मुझे समोसे खाने का मन है, आप मेरे लिए समोसे छोड़ो। बहन ने बोला भाई से, भाई आज ना मुझे एक अच्छा सा सूट दिलवा दो, मेरा सूट लेने का मन है। तो भाई ने बोला ठीक है, मैं तुझे एक अच्छा सा सूट दिलवा दूंगा। फिर बहन बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं मानूंगी, आप मुझे लिख के साइन करके कॉन्ट्रैक्ट दो। तो भाई ने बोला ठीक है, मैं तेरे को लिख के दे देता हूँ। तो इसने क्या करा, एक रिटर्न में एग्रीमेंट बनाकर अपनी बहन को दे दिया कि आज शाम को मैं तुझे सूट दिलाऊंगा। अब बहन क्या करती है? बहन जाती है किसके पास? लॉ के पास, गवर्नमेंट के पास। बहन गवर्नमेंट के पास गई, कानून के पास गई, लॉ के पास, और उसने बोला कि जी मेरे भाई ने ना मेरे से ये एग्रीमेंट किया है, आज वो मुझे सूट दिलवाने वाला है, तो आप एक काम करो, इस पे मोहर लगा दो। अगर वो मोहर इस पे लगा देगा तो यानी कि ये जो एग्रीमेंट है ये कैसा हो जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएगा। अगर गवर्नमेंट का इस पे मोहर लग गया, साइन लग गया, तो गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? समझ में आया? अब मेरी बात सुनो, अगर एग्रीमेंट आप ब्रेक कर देते हो, यानी ये भाई बहन को, भाई ने मोमोज नहीं लाके दी शाम को, तो बहन उसके लिए कुछ नहीं करेगी। मतलब बहन जो है थोड़ा सा नाराज हो जाएगी, रूठ जाएगी, बोलेगी कोई बात नहीं भैया कल ले आना, बस इतना सा काम होगा।
है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। मगर अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट में साइन हो चुके हैं और फिर उसके बाद भाई इसको सूट ला के नहीं देता, तो बहन जाके केस भी कर सकती है। कैसा केस? कि भाई ने मुझे यहाँ पर सूट लाने का वादा किया था मगर वो सूट लेके नहीं आया, तो अब मैं उस पर केस करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर भाई जो है बेचारा फंस गया, मर गया भाई। तो इसलिए इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट खतरनाक होते हैं एग्रीमेंट से, समझ में आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट का रोल आ जाता है, एग्रीमेंट में नॉर्मल रहता है, इसमें गवर्नमेंट नहीं आती। समझ में आया कुछ दिमाग में घुसा? दूसरा बहन, हाँ सुनो, बहुत अच्छे। आगे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट। अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो रिक्वायर्ड क्यों होते हैं, क्यों इतने कॉन्ट्रैक्ट हमें चाहिए होते हैं, या क्यों इतने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जरूरी होते हैं। तो देखो, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें जरूरत है वो समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहला चीज चाहिए टू पार्टीज। अरे भाई, जब तक दो पार्टी नहीं होगी, ए और बी, जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बनेगा। आप खुद से एक ए बन जाओ और खुद से ही बी बन जाओ और दोनों कॉन्ट्रैक्ट अपने बीच में कर लो, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी कहलाएगा। वादा तो दो इंसानों के बीच में होता है ना, एग्रीमेंट तो दो इंसानों के बीच में होना ही चाहिए ना। यानी दो इंसान या टू पार्टी या टू से ज्यादा पार्टी होना मस्ट है। सिंगल पर्सन कांट डिसाइड ए कॉन्ट्रैक्ट, या सिंगल पर्सन कांट मेड अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। आप और मेरे जैसे सिंगल ही तो हो भाई, तो सिंगल हो तो क्यों वीडियो देख रहे हो? कह रहे पढ़ना है भैया मैं। तो देखो, अगर आप सिंगल हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। देखा, मैंने तो ये सुना था सिंगल लोग की गर्लफ्रेंड नहीं होती, अब सिंगल लोग कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना सकते। कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी भैया आपको वो चाहिए, जरूरत तो है भाई उसकी। सुनो, तो यानी कि टू पार्टीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में होना मैंडेटरी है। समझ में आया? ए और बी दो पर्सन जब तक नहीं बनेंगे, जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ना इन्फोर्सेबल ऑफ लॉ के हिसाब से ना अपने हिसाब से। दूसरा पॉइंट, एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ना एक एग्रीमेंट की तरह होना चाहिए। एग्रीमेंट यानी कुछ देने का या कुछ लेने का, उसमें कुछ प्रॉमिस किया गया हो, एग्रीमेंट होना चाहिए। यानी कुछ आप दे रहे हो, कुछ ले रहे हो, एक एग्रीमेंट होना चाहिए उसमें। जैसे ए ने बी को कहा कि आप मुझसे एक कार ले लो 20,000 रुपए में, बी ने कहा उसके बदले में आपको 20,000 रुपए पे कर दूंगा। तो दोनों के बीच में कुछ लेन देन हो रही है, तो उसको बोलेंगे एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट है। तीसरा, एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का वर्ड मतलब अभी मैंने बताया था, कुछ करने का वादा। अगर ऑब्लिगेशन होनी नहीं चाहिए, अगर देखो ऑब्लिगेशन है तो ठीक है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अगर ऑब्लिगेशन नहीं है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? एक करार नहीं कहलाएगा, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, वो बिल्कुल एकदम फेक वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऑब्लिगेशन मतलब होता है कुछ करने का वादा। अगर आपने कुछ करने का वादा किया और आपने वो पूरा नहीं किया, तो आपने क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। देखो, होता है ना, काफी बार होता है ना। अब रिलेट करना, इसको रिलेट करना, जैसे मैं बता रहा हूं, मैं आपको पर्सनल एग्जांपल दूंगा रियल लाइफ का। मेरी वाली ने मुझसे रात को कहा कि आप जगना, रात को सोना मत, उसने वादा करवाया, मैंने वादा कर दिया हवा हवा में आके। मैं बोला कि मैं रात को 12-1 बजे तक जग लूंगा, चैट करेंगे, गप्पे मारेंगे, दिन भर वो बिजी रहती है ऑफिस। मैं रात को 10 बजते ही सो गया, मैंने वादा तोड़ दिया। यानी मैंने एक ऑब्लिगेशन करा किसी बी पर्सन से और वो ऑब्लिगेशन मेरा टूट गया। तो यहां पर क्या होगा? अगले सुबह उसका मैसेज नहीं आएगा, टूट गई ना भाई, मनाना पड़ेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। जब कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, ऑब्लिगेशन वादा टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? ये तो हो गया आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगला टॉपिक आता है ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम। एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा आता है। 99% चांसेस है ये क्वेश्चन इस बार भी आएगा। क्या आएगा? कि ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कि सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। क्वेश्चन आता है ये कि स्टेटमेंट को प्रूफ करके बताओ। देखो समझो, कह रहा है ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसके रीजन है। क्या कारण है बताता हूं। देखो, एग्रीमेंट जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स की बात कर रहा है। दो तरीके के एग्रीमेंट होते हैं, एक होते हैं सोशल और डोमेस्टिक, और दूसरे होते हैं कमर्शियल और बिजनेस। अगर आप किसी से सोशल एग्रीमेंट या डोमेस्टिक एग्रीमेंट करते हो, तो ये नॉट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाते।
सोशल और डोमेस्टिक कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने मेरी वाली से वादा कर दिया, है ना, कुछ भी वादा हो सकता है, वो एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि मैं उसके पास गवर्नमेंट के पास साइन थोड़ी करा के लेके आया हूं, हम दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है ना। बहुत समझती है भाई वो मेरे को, इतना समझती है, आज समझने वाली गायब हो गई। सुनो, तो कह रहा हूं कि यहाँ पर डोमेस्टिक एग्रीमेंट मतलब होता है घरेलू मामले। जैसे मान लो किसी हस्बैंड ने वाइफ से बोला कि आज शाम को भिंडी की सब्जी बनानी है और आपने भिंडी लेते आना, पति ने बोल दिया हाँ मैं भिंडी ले आऊंगा, तो ये क्या है? एक एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, डोमेस्टिक एग्रीमेंट। अगर पति भिंडी लाना भूल गया तो ऐसा थोड़ी है कि जो वाइफ है वो उठा के केस कर देगी उसके ऊपर कि ए जी आप भिंडी नहीं लेके आए हमारे लिए, आपके ऊपर आप केस कराया जाएगा, ठीक है, एलिमनी थोड़ी मांग लेगी उसकी। तो ये क्या है? एक एग्रीमेंट है, यानी कि इस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि घरेलू मामला है। याद रखो भाई, घरेलू मामलों को कोर्ट में दर्ज नहीं किया जाता, घरेलू मामलों को कोर्ट में सील नहीं दी जाती या वहां पर उनको कॉन्ट्रैक्ट करार नहीं दिया जा सकता। इसीलिए कहा गया है ऑल एग्रीमेंट जो है, सारे एग्रीमेंट जो है वो नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट। कौन से नहीं होते? डोमेस्टिक और सोशल। यानी आपने अपने दोस्त से वादा किया कि 8 बजे मेरे घर पे आजा, हम लोग मूवी देखेंगे। 8 बजे तुम्हारा दोस्त नहीं आ पाया, मान लो बारिश हो गई, अब क्या बोलोगे कि दोस्त को जेल में उठा के भेज दें? हैं? दोस्त के पीछे लट पड़वा दोगे इस चीज के लिए कि हमारा एग्रीमेंट ब्रीच किया, हमारे मानहानि हो गया क्या? नहीं भाई, ये एक नॉर्मल छोटी सी बात थी ना, तुम दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। सोशल एग्रीमेंट बोलते हैं इसको, जब दोस्तों के बीच में कोई एग्रीमेंट हो, घर के बीच में पति पत्नी का कोई एग्रीमेंट हो, रिलेशनशिप में कोई एग्रीमेंट हो रहा है, तो सोशल एग्रीमेंट या डोमेस्टिक एग्रीमेंट बोलते हैं। इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते। समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं समझो। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट। अगर आपने किसी से कमर्शियल एग्रीमेंट किया है या बिजनेस एग्रीमेंट किया है कि आपको ये फ्लोर में बेचूंगा 1 लाख रुपए में, ये होता है कमर्शियल एग्रीमेंट। ये बिजनेस के हिसाब से किया है कि आपको इतने टन माल में भेज दूंगा कल सुबह 10 बजे, और आपने माल नहीं भेजा 10 बजे, आप बिजनेस कर रहे हो ना, बिजनेस पर्सन हो ना, तब आपको जाके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेना पड़ेगा। और ये वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एग्रीमेंट, लिखा है बिकम कॉन्ट्रैक्ट, ये बनते हैं एग्रीमेंट, ये वाले बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं और कौन से कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं होते? क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? सुनो, मैं दोबारा से बता रहा हूं एक बार कि सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते और कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सोशल और डोमेस्टिक में घरेलू एग्रीमेंट होते हैं, जैसे आपने अपने दोस्त से कोई वादा कर दिया, अपने परिवार वालों में कोई वादा कर दिया कि शाम को ये लेता आऊंगा, तो अगर आप नहीं ला पाते तो उनके लिए फांसी थोड़ी चढ़ा देंगे आपको। यानी ये क्या है? नॉर्मल एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब साइन करती है गवर्नमेंट, उस पर सील लगाती है कि नो भाई गवर्नमेंट ने सील लगा दी, अब आपको ये काम करना पड़ेगा, अगर नहीं करा तो जेल। समझ में आया? तब जाके बनता है। अगला टॉपिक आता है व्हाई डज एन एग्रीमेंट फेल टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। कौन से कह रहा है व्हाई डज एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट कब फेल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए? कौन से ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो फेल हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते, बन ही नहीं पाते कॉन्ट्रैक्ट वो, यानी सरकार उस पर मोहर लगाती नहीं है। सरकार कहती है कि ना ना ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये तो एग्रीमेंट है छोटा सा, इसको ले जाओ, ये तो म्यूचुअल एग्रीमेंट है, इसको कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे नहीं। ऐसे कौन सी चीजें होती हैं? तो उसके लिए पहला होता है एन इलीगल एग्रीमेंट। मान लो मैंने सरकार से कोई इलीगल चीज के लिए एग्रीमेंट करवाया और सरकार की साइन चाह रहा हूं उस पर, मैं ड्रग्स सप्लाई कर रहा हूं अपने दोस्तों को, ठीक है, और मैं सरकार के चाहता हूं इस पर साइन हो जाए, तो सरकार इलीगल चीजों को प्रमोट थोड़ी करेगी, है ना? बीड़ी को तो करती है, टोबैको को तो करती है ना, अल्कोहल को तो करती है, क्योंकि गवर्नमेंट रिसीव्ड रिवेन्यू यार, गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलता है, वरना बैन इट। सुनो, यहां पर लीगल एग्रीमेंट क्या होता है? इलीगल एग्रीमेंट मतलब कुछ ऐसे एग्रीमेंट जो इलीगल है, उन पे सरकार साइन नहीं करेगी। मान लो मैंने अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिखी, आज रात 12 बजे मैं तेरा खून कर दूंगा, और मैंने बोला गवर्नमेंट साइन कर दो इस पे, ताकि मैं पक्का कर ही दूं उसका। गवर्नमेंट थोड़ी साइन करेगी, इलीगल है, किसी को मर्डर की धमकी दे रहा हूं, थ्रेट दे रहा हूं, मेरे को जेल में डाल देगी, ठीक है? तो ये क्या है? इलीगल एग्रीमेंट है। समझ में आया? दूसरा, एन एग्रीमेंट विद ए माइनर। अगर आपने, ये बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत सुनने वाली बात है। एग्रीमेंट विद आ माइनर, आपने किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट कर दिया, 18 साल से छोटे के साथ एग्रीमेंट कर दिया। मान लो कोई इंसान है वो 15 साल का है, 15 ईयर्स का, ठीक है, और मैंने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, मैंने उसके साथ एक समझौता कर लिया कि जब तू भाई 25 साल का हो जाएगा तेरी और मेरी शादी हो जाएगी।
एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है? माइनर के साथ। इंसान तो माइनर है ना, तो अगर 25 साल होने के बाद वो इंसान मुझे मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, तो क्या मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा? मैं केस कर सकता हूं उस पर? नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट था, ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी था। उसने नासमझी में साइन कर दिया होगा। सरकार तो यही बोलेगी ना, गवर्नमेंट या कोर्ट तो यही बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट, कि भाई हो सकता है नासमझी में साइन कर दियो। 15 साल का बच्चा होता है कितना बड़ा है, उसके थोड़ी कोई दिमाग है, बैल बुद्धि है वो तो अगर कोई एग्रीमेंट किसी माइनर के साथ किया जा रहा है तो वो एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी छोटे बच्चों के साथ एग्रीमेंट करो तो बहुत सोच समझ के करना। ठीक है, अगर मैंने अपने छोटे मामा मौसी रिश्तेदार के किसी छोटे बच्चे के साथ एग्रीमेंट कर दिया कि रात को मेरे को 10 टॉफियां देगा तू, और शाम को टॉफी आई वो मुकर गया देने से, अब मैं जाके शिकायत थोड़ी करूंगा। सारे मेरे को तो बोलेंगे छोटा बच्चा है, खाने दे टॉफी उसे, तो घर वाले भी नहीं मानेंगे उसको, सरकार तो दूर की बात है। तो माइनर के साथ एग्रीमेंट करना बहुत ही बड़ा बेवकूफी वाला काम होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है लीडिंग केस बालफेयर वर्सेस बेलफेयर 1919। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये केस इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट केस है, आज तक बिजनेस लॉ में इसको पढ़ाया जाता है। बेलफेयर वर्सेस बेलफेयर 1990 का केस है ये। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में एक था पति और एक था पत्नी। एक पति जो था उसका नाम था मिस्टर बेलफेयर, पत्नी का नाम था मिसेस बेलफेयर। दोनों के दोनों सिलोन में रहते थे। कहां पे रहते थे? सिलोन में रहते थे, उनका घर था सिलोन में। अब दोनों को घूमने की इच्छा हुई और दोनों के दोनों ट्रिप के लिए कहां पे निकल गए? इंग्लैंड में निकल गए। जब दोनों इंग्लैंड में पहुंचे तो इंग्लैंड में कुछ दिन तो उन्होंने हैप्पी कपल की तरह बिताए। फिर क्या हुआ? कुछ दिनों बाद मिसेस बेलफेयर की तबीयत हो गई खराब। मिसेस बेलफेयर की जैसी तबीयत खराब हो गई और मिस्टर बेलफेयर को ऑफिस जाना था, उनके ऑफिस के काम खत्म नहीं हो रहे थे। तो मिस्टर बेलफेयर की वेकेशन जैसी खत्म होने वाली थी, उसकी तबीयत खराब हो गई वाइफ की। तो वाइफ ने बोला, जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने एडवाइस दी कि इनको आप ना सिलोन मत लेके जाओ, अगर आप इसको वहीं लेके जाओगे तो ये और ज्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी। तो अभी कुछ दिन रेस्ट पे इसको इंग्लैंड में ही रहने दो, और अगर आपको जरूरी काम है तो आप जा सकते हो सिलोन, अपना ऑफिस वर्क संभाल लो। बात तय हो गई। तो जो मिस्टर बेलफेयर है वो अपनी जगह वापस चले जाते हैं सिलोन में, अपनी काम करने लगते हैं। मिस्टर बेलफेयर मिसेस बेलफेयर को एक एग्रीमेंट देके जाते हैं, एक करार देके जाते हैं, एक वादा करके जाते हैं कि जो भी तेरा खर्चा होगा मेडिकल ट्रीटमेंट का, मैं वो और हर महीने 30 पाउंड, याद रखना, हर महीने 30 पाउंड तुझ तक पहुंचाता रहूंगा। कुछ महीने तो ऐसा चलता रहा। मिसेस बेलफेयर 30 पाउंड लेती रही, अपना ट्रीटमेंट कराती रही, और मिस्टर बेलफेयर उसको 30 पाउंड हर महीने भेजा करते थे। मगर कुछ महीने बाद दोनों में कुछ कहा सुनी हो गई और कुछ झगड़े हो गए आपस में, डोमेस्टिक वायलेंस। जैसे झगड़े हो गए, मिसेस बेलफेयर को मिस्टर बेलफेयर ने 30 पाउंड जो मेंटेनेंस दे रहे थे वो देना बंद कर दिया। समझ में आया? मिसेस बेलफेयर है इंग्लैंड में और मिस्टर बेलफेयर वापस सिलोन आ चुके थे अपनी ऑफिस के लिए, और मिसेस बेलफेयर का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उन्होंने अपने 30 पाउंड देने से मना कर दिया मिसेस बेलफेयर को। तो मिसेस बेलफेयर गई कोर्ट के पास, रोती रोती गई, और तुम्हें पता है लड़की के आंसू खतरनाक, बाप रे बाप। सुनो, अब यहाँ पर जो मिसेस बेलफेयर है उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया। उन्होंने कहा कि मेरा हस्बैंड मुझे वादा करके गया था, ऐसा ऐसा वादा था, और इन्होंने मेरे को $30 भेजना या 30 पाउंड भेजना बंद कर दिया। अब इनको मैं चाहती हूँ आप जेल में रख लो और इनके ऊपर केस डालो। एलिमनी मांग रही है एक तरीके से। तो जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने उल्टा करा, उन्होंने मिस्टर बेलफेयर को रिहा कर दिया, बोला कि इनके ऊपर हम केस ही नहीं करेंगे, इन पे मुकदमा ही नहीं चल सकता। जब मिसेस बेलफेयर ने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला ये एक डोमेस्टिक केस है। मैंने बताया था कि जो डोमेस्टिक होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब तुम दोनों के बीच में बहस हुई थी, उससे पहले जब तुम दोनों ने पैसा लेने देने का वादा किया था कि आप 30 पाउंड इसको भेजोगे, तब क्या कोई तुमने एग्रीमेंट किया था? कोई गवर्नमेंट एग्रीमेंट था ये? नहीं ना, तुम लोगों का म्यूचुअल एग्रीमेंट था ना ये। तो गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है ना, तो गवर्नमेंट अब बाद में कहां से इन्वॉल्व हो गई? तो मिसेस बेलफेयर को उसको हर्जाना तो मिला नहीं और आदमी भी उनका चला गया। आदमी तो हो गया रिहा, और अब दोनों अलग अलग सेपरेट खुश होकर जीने लगे। यानी कि केस कौन जीता? केस मिस्टर बेलफेयर जीत गए, क्योंकि उनको पता था कि ये एग्रीमेंट जो है वॉइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट रोल था नहीं, डोमेस्टिक रिलेशन थे। तो डोमेस्टिक इश्यूज को अगर आप कोर्ट में दिखाते हो तो वहां पे वो सॉल्व नहीं होते। ठीक है, आपका कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट तो हुआ नहीं था कि बाद में केस आगे चले भी, तो नहीं चला केस, और मिस्टर बेलफेयर रिहा हो गए और वो जीत गए केस। तो ये है बेलफेयर वर्सेस बेलफेयर 1990 केस। समझ में आया? ये केस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया?
चलिए आज का पार्ट 1 को हम यहीं खत्म करते हैं। पार्ट 2 जो है वो कल की वीडियो लेक्चर में अगली डाल दूंगा, कल आ जाएगा पार्ट 2। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो भाई माफ कर देना। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन खुले हैं, वहां पे जाके आप मेरे को थोड़ा सा समझा सकते हो प्यारे प्यारे शब्दों में। मैं मिलता हूँ बाकी नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर आपको सारे फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल्स के जो भी वीडियो वगैरह है वो मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग, ऐसे जितने भी सब्जेक्ट हैं आप लोगों के सेमेस्टर 1 से रिलेटेड, वो सारे के सारे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और भी बाकी प्लेलिस्ट आने वाली है जल्दी। और बाकी मेरी प्लेलिस्ट बन चुकी है। और हाँ, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पे जाके वो परचेज कर लेना। ये नंबर पे मैसेज कर देना, बिजनेस लॉ के नोट्स परचेज करने हैं। मिनिमम प्राइस है 150 रुपीज। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके नोट्स को बाय कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद के जो लेक्चर आएंगे उसकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लेलिस्ट पे जाके पूरी होल सीरीज को आप वॉच कर लेना, ठीक। बाय बाय। इसको उतार लो, पार्ट 1 खत्म।